हेलो एवरीवन, ठीक हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग अविरल सिंह, यश जी गुड मॉर्निंग। आवाज़ हमारी आप सभी को सुनाई पड़ रहा होगा। अगर सुनाई पड़ रहा हो तो यस कमेंट करें और हम कंटिन्यू करें। सुनाई पड़ रहा है सभी को? गुड मॉर्निंग गुरुचरण जी। गौरव जी गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई पड़ रहा है सभी को? अगर सुनाई पड़ रहा हो तो यस लिखें। सभी को सुनाई पड़ रहा है इसका मतलब, क्योंकि यस तो नहीं, लेकिन नहीं सुनाई पड़ने पर नो जरूर लिखते। चलिए, पुरुषोत्तम जी गुड मॉर्निंग, गौरव जी गुड मॉर्निंग। अब हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तेरा सा मार्कर में इंक डालना, डाले थोड़ा सुनिए ना, ये जरा इंक थोड़ा डाल दीजिएगा इसमें। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक है जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, इंडिया में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के मेंबर थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये सभी कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन, इसका नाम ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए दिया क्योंकि ऑल थ्री मेंबर्स ऑफ दिस मिशन, इस मिशन के सभी तीनों सदस्य उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर थे। कोई भी साधारण इंग्लिशमैन इसका मेंबर नहीं था। सभी यानी तीनों कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कमीशन का नाम रखा कैबिनेट मिशन। और मैंने बताया था इस मिशन का हेड था पैंथिक लॉरेंस। मार्च 1946 में मिशन जब आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य था इंडिया को बर्बाद करना। जाते जाते सोने की चिड़िया इंडिया को बर्बाद करना उद्देश्य था, क्योंकि समझ गए कि अब इस सोने की चिड़िया को कब्जे में नहीं रख पाएंगे। तो जाते जाते इन्होंने सोचा इसको बर्बाद कर दो, और बर्बाद करने के लिए बहुत पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, आज भी बता दूं। इन्होंने एक एक्ट लाया था 1909 में, और 1909 में अर्ल ऑफ विंटो वायसराय था और जॉन मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। और इन दोनों की सोची समझी स्ट्रेटजी थी, इसलिए इन दोनों के नाम पर इस एक्ट, इस अधिनियम का नाम पड़ा मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में तैयार किया ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इस एक्ट का, इस अधिनियम का प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, डिवाइड एंड रूल, फुट डालो और शासन करो। तो जाते जाते बर्बाद करने के लिए इसी प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत पर इन्होंने काम किया। कैबिनेट मिशन जैसे ही आया इनके सामने, दिल्ली में कैबिनेट मिशन जैसे आया इनके सामने मुस्लिम लीग ने डिमांड रखा कि इंडिया के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए एंड पाकिस्तान के लिए सेपरेट, अर्थात इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा होना चाहिए, दोनों के लिए एक संविधान सभा नहीं। तो इंडिया पाकिस्तान डिवीजन का डिमांड, भारत पाकिस्तान विभाजन का मांग मुस्लिम लीग ने कर दिया। बट मुस्लिम लीग जब किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी खुशी हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इंडियंस को जो बर्बाद करना चाह रहे थे, ये स्वयं बर्बाद होने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान अलग होने की डिमांड स्वयं कर दी। बट जैसे ही इन्होंने, मुस्लिम लीग ने डिमांड किया इंडिया पाकिस्तान के विभाजन का, डिमांड करते ही आईएनसी के सीनियर लीडर इनका जबरदस्त विरोध किए। और ये आईएनसी के सीनियर लीडर जब जबरदस्त विरोध किए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सच्चाई को समझ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई कि मुस्लिम लीग का मीनिंग है इनके पीछे, इनके फेथ भरोसे में बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है, और आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मीनिंग है बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनके सपोर्ट, समर्थन में।
इस कारण से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये व्यवस्था को समझ गए कि आईएनसी के पीछे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और आईएनसी इसका विरोध कर रही है। तो आईएनसी के विरोध करने का मतलब हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध करने का मतलब हो गया कि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन विरोध कर रही है, यानी बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसका डिवीजन, इसका विभाजन को लाइक नहीं करती, पसंद नहीं करती। आईएनसी ने जब विरोध किया कि एक असेंबली होना चाहिए, इंडिया पाक का डिवीजन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन आईएनसी के फेवर में है और आईएनसी विभाजन नहीं चाहती है, इसलिए ये इस समय विभाजन टुकड़े करने का काम ये उचित नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोच लिया इंडियंस को बर्बाद करेंगे, बट मौके का इंतजार करो, परिस्थिति जब अनुकूल होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा, तब हम करेंगे। समझ गए कि आईएनसी के विभाजन के विरोध होने का मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है। आईएनसी के पीछे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। भारत पाकिस्तान विभाजन का आज अगर कानून बनाते हैं, अधिनियम एक्ट बनाते हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन इसका विरोध करेगी, हमें मजबूर होकर यह अधिनियम एक्ट वापस लेना पड़ेगा। मौके के इंतजार में ये रहे। फिर क्या हुआ, कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट दिया, आईएनसी के सीनियर मेंबर से मिलकर के कैबिनेट मिशन डिस्कस मीटिंग किया। इसी प्रकार से यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पर्सनली मिल करके और इन्होंने डिस्कस मीटिंग किया। काफी डिस्कस मीटिंग के बाद कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट दिया और कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट दिया था, ये डेट था। कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट दिया था और इसने अपना रिपोर्ट दिया था, ये डेट था 16 मई 1946। 16 मई 1946 को इसने अपना रिपोर्ट दिया और इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या दिया, अब उसको हम लोग देखेंगे। इन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया कि टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा के टोटल मेंबर्स, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, टोटल मेंबर्स होंगे, और टोटल मेंबर्स इन्होंने रिपोर्ट में दिया था होंगे 389। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या होगी 389, इन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया। कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी और 389 का इन्होंने अपने रिपोर्ट में स्ट्रक्चर भी दे दिया। इस प्रकार से इन्होंने दिया था इसका स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था इस प्रकार से 296 इन्होंने रिपोर्ट में दिया। 296 मेंबर्स होंगे जो इलेक्टेड होंगे। तो इतने सदस्य जो इलेक्टेड यानी आप कहेंगे निर्वाचित होंगे। और नेक्स्ट 93 मेंबर्स होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे। तो 93 नॉमिनेटेड, यानी इतने मेंबर होंगे जो मनोनीत होंगे। ये इन्होंने रिपोर्ट में दिया। और नेक्स्ट इन्होंने दिया था इस प्रकार से 296 में से इन्होंने दिया कि 292 होंगे जो इलेक्ट होकर आएंगे फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होकर आएंगे। तो इतने मेंबर ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित, शेष यानी 4 मेंबर के लिए इन्होंने रिपोर्ट में दिया ये 4 होंगे जो ब्रिटिश कमिश्नरी से इलेक्टेड होकर आएंगे। तो ब्रिटिश कमिश्नरी से इलेक्टेड होकर आएंगे। तो ये निर्वाचित होंगे फ्रॉम ब्रिटिश कमिश्नरी, यहां से निर्वाचित। और 4 जो ब्रिटिश कमिश्नरी होंगे इन्होंने अपने रिपोर्ट में जो दिया 4 ब्रिटिश कमिश्नरी के लिए, नंबर फर्स्ट दिया दिल्ली, नंबर नेक्स्ट
अजमेर, मारवाड़। तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग। ये तो इस प्रकार से कमिश्नरी होंगे, 4 कमिश्नरी। और 93 जो होंगे नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेट होकर आएंगे फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस। तो ये नॉमिनेट होकर आएंगे फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत से ये निर्वाचित होकर। तो ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होकर आएंगे। और ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत देखा जाए तो ये प्रिंसली स्टेट, सॉरी, ये नॉमिनेटेड जो थे ये नॉमिनेट होकर आना था फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। तो ये नॉमिनेट होकर आना था फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, यानी देशी रियासत। तो देशी रियासत से नॉमिनेट होकर आना था ये 93। और प्रिंसली स्टेट देशी रियासत से नॉमिनेट होने का मीनिंग आप समझ लीजिएगा। यहां से नॉमिनेट होने का मीनिंग हुआ जैसे राजा, रानी और जमींदार थे, इनके द्वारा नॉमिनेट होकर इनको आना था। और इनकी संख्या हुआ करती थी 93। तो इनको इलेक्शन फेस नहीं करना था, इनको क्या करना था, ये नॉमिनेट होकर राजा, रानी, जमींदार के द्वारा। थोड़ा सा कमेंट आप लोगों का देख लें। अबिरल जी का कहना है कि सर आपका फेस नहीं दिख रहा है। क्या अभी भी नहीं दिख रहा है? अगर अभी भी नहीं दिख रहा हो तो आप अपने विचार दीजिए। हमारा फेस अभी भी नहीं दिख रहा है? बोलिएगा आप स्टूडेंट, बोलिए क्या हमारा फेस अभी भी नहीं दिख रहा है? जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी मोतिहारी, बोलिएगा फेस नहीं दिख रहा है? फेस दिख रहा है कि नहीं? अब तो दिख रहा होगा। वेरी गुड। चलिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। जयप्रकाश जी, गौरव जी, सभी का ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे इस प्रकार से, अर्थात अब जो हम लोग बातें करेंगे इस पर बातें ये करेंगे कि कैबिनेट मिशन जो अपना रिपोर्ट दिया, कैबिनेट मिशन जो अपना रिपोर्ट दिया, वहां मत लगाइए। कैबिनेट मिशन जो अपना रिपोर्ट दिया था, अपने रिपोर्ट में दिया कि 292 मेंबर होंगे ब्रिटिश प्रोविंस से इलेक्ट होकर आएंगे और इनकी संख्या 292। ब्रिटिश कमिश्नरी से इलेक्ट होकर के 4 और 93 जो नॉमिनेटेड होंगे, अर्थात कोई रानी है उसके द्वारा, कोई प्रिंसली स्टेट का हेड जमींदार है उसके द्वारा, कोई इसी प्रकार से देखा जाए तो कोई राजा है उसके द्वारा। इस तरह से इन लोगों को नॉमिनेट होकर के आना था। हम लोग अब बातें करेंगे ये कि आज की व्यवस्था से अगर कमीशन पूछता है कि इनको क्लियर कीजिए, कंपेयर कीजिए, तो आप इस प्रकार से करेंगे। देखिए, आज जितने भी हमारे कंट्री में जनरल स्टेट हैं, सामान्य राज्य हैं, उनसे कंपेयर हम लोग करेंगे ब्रिटिश प्रोविंस। आप जनरल स्टेट में आज देखते होंगे एक लेजिस्लेचर होता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, और एक गवर्नर होते हैं। तो सेम इसी तरह से बिफोर फ्रीडम जो सामान्य राज्य थे ब्रिटिश समय में, आज के जैसे ही जनरल स्टेट। कंट्रोल, नियंत्रण सभी कुछ ब्रिटिशर का था, अंग्रेज का, इसलिए इन प्रोविंसेस को नाम दिया गया था ब्रिटिश प्रोविंस। और ऐसे सामान्य राज्य से इलेक्ट होकर आने थे 292 मेंबर, 292 सदस्य। आज हमारे कंट्री में देख रहे हैं यूनियन टेरिटरीज, संघ राज क्षेत्र है। तो संघ राज क्षेत्रों में कुछ ऐसे हैं जहां लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, कुछ से मतलब है दिल्ली एंड पुदुचेरी। अन्यों में न लेजिस्लेचर है न काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। तो अन्य संघ राज क्षेत्रों में
न विधानमंडल है, न मंत्री परिषद है। बट एक बात मैं बता दूं, किसी भी संघ राज क्षेत्र में गवर्नर नहीं होते। संघ राज क्षेत्रों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते, एडमिनिस्ट्रेटर होते, बट गवर्नर नहीं होते। तो इस प्रकार से आज के यूनियन टेरिटरी, आज के संघ राज्य से हम लोग कंपेयर करेंगे, इनसे ब्रिटिश कमिश्नरी थे। तो बिफोर फ्रीडम ब्रिटेन के शासन में, ब्रिटिश रूल शासन के समय भारत के जो हालात थे वो कैसे थे? कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो आज के जैसे जनरल स्टेट के जैसे वहां राज्यपाल गवर्नर नहीं थे। आज जो यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उसी तरह से बिफोर फ्रीडम ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां चीफ कमिश्नर होते थे, और ये चीफ कमिश्नर वाले 4 ही क्षेत्र थे। तो चीफ कमिश्नर होते थे, इसलिए कमिश्नरी इन्होंने कहा, और सारी रूल व्यवस्था ब्रिटिशर के थे, इसलिए कंप्लीट ने ब्रिटिश कमिश्नरी कहा गया। तो इनको आज के यूनियन टेरिटरी, संघ राज, केंद्र शासित प्रदेश से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, और इनको कंपेयर करेंगे आज के जनरल स्टेट, सामान्य राज्य से। तो यूनियन टेरिटरी से जिनको कंपेयर करेंगे संघ राज्य से, इनकी संख्या 4 थी। दिल्ली, जहां मैं खड़ा हूं, क्लास ले रहा हूं, अजमेर मारवाड़ आप सभी जानते हैं राजस्थान में, बलूचिस्तान आफ्टर डिवीजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। कुर्ग पीसीएस में पूछा गया है कि कुर्ग कमिश्नरी प्रेजेंट में कहां सिचुएटेड, वर्तमान में कुर्ग कमिश्नरी भारत के किस क्षेत्र में, राज्य में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। तो ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें ऑप्शन में दिया था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इस प्रकार से कर्नाटक ऑप्शन दिए गए थे। आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में आज ये कुर्ग कमिश्नरी पाई जाती है। प्रिंसली स्टेट आप सभी जानते होंगे, आफ्टर फ्रीडम, आजादी के बाद जो हमारे देश का संविधान तैयार हुआ, इस संविधान में हेरिडिटरी, आनुवंशिकता, महारानी, राजा, रानी, जमींदार, ये सब व्यवस्थाएं समाप्त किए गए। आज के समय में किसी पद पर कोई एग्जामिनेशन देकर सिलेक्टेड होगा, आप लोगों जैसे, या इलेक्शन फेस करके इलेक्टेड होकर के पोस्ट पर होगा। आज हेरिडिटरी, आनुवंशिक व्यवस्था, राजा, जमींदारी, राजशाही, महारानी व्यवस्था खत्म कर दिया गया। तो सभी आप समझ गए होंगे। अब हम बातें करेंगे कि कैबिनेट मिशन जो अपना रिपोर्ट दिया था, यह सिर्फ यही नहीं दिया था कि कहां से कितने मेंबर हो। इन्होंने हम इंडियंस को बर्बाद करने के लिए जो इलेक्शन के लिए सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो कॉमनल बेसिस पर किया था। और किस तरह से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सीटों का बंटवारा, वितरण किस प्रकार से किया था, अब इनकी बातें हम लोग करेंगे। तो आइए देखा जाए इनके रिपोर्ट में सीट का बंटवारा कैसे था। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, ये होगा एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा के सीटों का बंटवारा। सभा के सीटों का वितरण या बंटवारा, इस प्रकार से इन्होंने वितरण किया था। ये वितरण जो करने की व्यवस्था थी इस प्रकार से था। इन्होंने दिया था जनरल के लिए, यानी सामान्य के लिए, और सामान्य के लिए इन्होंने सीट डिसाइड किया था 213 सीट।
नंबर नेक्स्ट मुस्लिम। और मुस्लिम के लिए सीट की व्यवस्था जो इन्होंने किया था ये था 79 सीट। सिख के लिए इन्होंने सीट डिसाइड किया था 4। और इस प्रकार से इलेक्शन जो हुआ उसमें रिजल्ट क्या रहा, मैं इलेक्शन की भी बात अभी बताऊंगा। इलेक्शन जो हुआ उसमें रिजल्ट रहा इस प्रकार से, कांग्रेस को सीट मिले थे 208 इतने सीट, और मुस्लिम लीग को सीट मिले थे 73 सीट, और सिख को सीट मिले थे ये सीट ओनली 1 सीट। ये रहा रिजल्ट। आप सभी लोग रिजल्ट पर एक बार ध्यान दीजिए। रिजल्ट को ध्यान में देख करके जरा बताइए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में बेटर स्थिति किसकी थी। जयप्रकाश जी क्या लिख रहे हैं, दुबे जी आप एक बार रिफ्रेश कर लो अपना पेज, मैं वेबसाइट पर ही देख रहा हूं, सही चल रहा है, वेरी गुड। प्यास दुबे भाई बार बार बैच लोडिंग फेल आ रहा है, थोड़ा सा प्रयास करें। प्यास जी हो सकता है कहीं आपको अपने मोबाइल्स के द्वारा ही दिक्कत हो, क्योंकि और सभी का तो सही है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अविरल जी, नेक्स्ट देखा जाए तो ठीक है। शिवम सर पीडीएफ की लिंक भेजें, ठीक है भेज दिया जाएगा। शिवम वाराणसी सर पीडीएफ प्लीज, पीडीएफ भेज दिया जाएगा। कल मैं दे दिया हूं, अगर नहीं भेजेंगे तो आज ही आप करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। शिवम अच्छा वही चीजें हैं, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अभी कुछ देर के बाद मैं पीडीएफ भेजवा दूंगा। अविरल जयप्रकाश आप सभी लोग टेंशन न लें, हम लोग क्लास में चलें तो क्लास पर कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ देर के बाद मैं करवा देता हूं क्लास से निकलते ही, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बातें करते हैं। जब इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के बाद ये इलेक्शन हुआ, सीटों की स्थिति आपने देखा। आप लोग बताइए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में एक दूसरे से बेटर हालात, बेटर सिचुएशन किसका था बताइएगा। सीटों के परसेंटेज, सीटों के प्रोपोर्शन को देख करके आप लोग बताइए कि किसकी स्थिति बेटर थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में। तो आपका निश्चित रूप से जवाब होगा, आपका जवाब होगा कि कांग्रेस की स्थिति बेटर थी मुस्लिम लीग के तुलना में, यही कहेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनली कांग्रेस मुस्लिम लीग से बेटर था। तो जब रिजल्ट आया तो बहुत ही ईर्ष्या हुआ मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग विरोध प्रदर्शन करने लगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इलेक्शन कब हुआ, इलेक्शन किस प्रकार से हुआ, इसकी बात कर दूं और उसके बाद की कार्रवाई बाद में। तो इस प्रकार से इलेक्शन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर का जो इलेक्शन हुआ इस प्रकार से हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर का इलेक्शन हुआ था, इस समय था जुलाई 1946। तो जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर का इलेक्शन हुआ। बट कमीशन ऑफ से एसएससी में भी पूछा है, सीपीओ में भी पूछा है, लोअर पीसीएस में भी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का मेंबर किस प्रकार से हुआ। तो इलेक्शन कब हुआ ये तो कई एग्जाम में, ठीक है, लेकिन इलेक्शन किस प्रकार से हुआ ये यूपीएससी आईएएस में भी पूछा है, सीडीएस में भी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इलेक्शन जो हुआ था उसको एक तो क्वेश्चन पूछा है सीएपीएफ में, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर का जो इलेक्शन हुआ आज के किस इलेक्शन से एग्जैक्टली मैच करता था। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, मैं इलेक्शन को दिखा दूं फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। तो इलेक्शन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर का इस प्रकार से
पब्लिक, आज देखेंगे हम आप पब्लिक जो होते हैं, यानी हम आप पब्लिक से मतलब ऐसी पब्लिक जो जिनका उम्र 18 वर्ष या मोर देन दिस हो। तो 18 वर्ष या इनसे ज्यादा अवस्था जो पब्लिक की होती है, ऐसी पब्लिक एडल्ट कही गई। तो आज देखते होंगे ऐसी पब्लिक आज डायरेक्ट वोटिंग करती है किन के लिए? आज डायरेक्ट वोटिंग करती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कमीशन ने क्वेश्चन जो पूछा था उस क्वेश्चन को दिखा दूं इस प्रकार से। सीएपीएफ में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये असिस्टेंट कमांडेंट का जो आप लोग एग्जाम देते हैं, उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से दिया गया था, मेंबर ऑफ लोकसभा, नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए, और नेक्स्ट यह था मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ऑप्शन क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर का जो उस समय इलेक्शन हुआ, आज प्रेजेंट टाइम में किस इलेक्शन से वह एग्जैक्टली मैच करता था, कि उस समय संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ, उनका चुनाव, उस समय का निर्वाचन आज के किस निर्वाचन से एग्जैक्ट मैच करता है, ठीक से मैच करता है, ठीक ठाक। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा राज्यसभा। और क्यों राज्यसभा जवाब होगा समझिएगा। दरअसल ये ऑप्शन इसमें सही होगा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। क्यों? अब मैं उसको दिखाने चल रहा हूं। जैसे आज देखे होंगे हम आप जो है एडल्ट पब्लिक होते हैं, डायरेक्ट वोटिंग करते हैं किन के लिए? एमएलए के लिए। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या जवाब दिया है? आरएस यानी राज्यसभा। वेरी गुड अविरल, बहुत सही जवाब आपने दिया। तो सही जवाब राज्यसभा ही होगा। अब देखिए हम आप पब्लिक डायरेक्ट वोटिंग करते हैं एमएलए के लिए, और एमएलए डायरेक्ट वोटिंग करते हैं किन के लिए? ये डायरेक्ट वोटिंग करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो एमएलए डायरेक्ट वोटिंग करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब आप लोग बताइए, क्या राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन में हम पब्लिक जो यहां हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इस इलेक्शन में मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं एमएलए, विधानसभा सदस्य। बट एमएलए को इलेक्ट करके भेजता कौन है? पब्लिक। तो चूंकि एमएलए को इलेक्ट करके पब्लिक भेजती है, और उस पब्लिक, ये पब्लिक जो एमएलए को भेजती है और एमएलए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनके इलेक्शन में, राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन में, चूंकि एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्ट और इन एमएलए को पब्लिक इलेक्ट करके भेजती है, इसलिए कहा जाएगा कि एमएलए के थ्रू इस इलेक्शन में पब्लिक का पार्टिसिपेशन, यानी इस इलेक्शन में पब्लिक का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। और किसके थ्रू है? एमएलए के थ्रू। तो इस प्रकार से पब्लिक की सहभागिता ये राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में है, बट डायरेक्ट नहीं, एमएलए के थ्रू है। यानी पब्लिक पार्टिसिपेट करती है बट डायरेक्ट नहीं करती है, एमएलए के थ्रू करती है, यानी इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। अब आइए मैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर के इलेक्शन को यहीं पर कंपेयर कर रहा हूं। आप याद कीजिए, जब असेंबली के मेंबर का इलेक्शन हुआ उस समय पब्लिक के एडल्ट होने का एज 18 वर्ष नहीं था। उस समय पब्लिक के एडल्ट होने का एज कितना था? 21 ईयर्स। और उस समय 21 ईयर्स या मोर देन दिस अवस्था की भारतीय नागरिक ने वोटिंग किया किनके लिए? ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस, ये थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस, यानी हिंदी में आप कहेंगे प्रांतों के प्रतिनिधि, प्रांतों के प्रतिनिधि इनके लिए। आइए देखा जाए तो प्रांतों के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस जो थे, यानी आज जो एमएलए होते हैं उस समय एमएलए ने कहा कि इनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस कहा जाता था। तो इस अवस्था की पब्लिक ने डायरेक्ट वोटिंग किया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस, प्रांतों के प्रतिनिधि के लिए, और ये प्रांतों के प्रतिनिधि ने डायरेक्ट वोटिंग किया मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली।
मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा के सदस्य। तो आप समझ सकते हैं संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस डायरेक्ट भाग लिए, पार्टिसिपेट किए, लेकिन इनको इलेक्ट करके भेजा किसने था? पब्लिक ने। तो इसलिए कहा जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस के थ्रू उस समय की पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। तो जैसे आज राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन होता है, एग्जैक्टली वैसे ही संविधान सभा के सदस्यों का इलेक्शन आपको चार्ट में दिखा दो। तो कमीशन आपसे पूछा है क्वेश्चन कि द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्टेड बाई, ऑप्शन दिया था बाई डायरेक्ट इलेक्शन, बाई इनडायरेक्ट इलेक्शन, एनीवन, नेक्स्ट, नन ऑफ दिस। तो आप क्लियर हो गए, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट है। और सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में जो यूपीएससी पूछता है कि उस समय का इलेक्शन एग्जैक्टली किस इलेक्शन से मैच करता था, उसका भी जवाब हो गया। आपका जवाब क्या होगा? एग्जैक्टली मैच करता था मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर का इलेक्शन जो हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और इस प्रकार से आज मैच करता है राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन से। दूसरी चीज, इनका इलेक्शन कब हुआ यह भी क्लियर हो गया, जुलाई 1946 में। अब हम लोग बातें करेंगे आफ्टर इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात अब संविधान सभा की सीटिंग हुई, बैठक हुई। तो इनकी बातें करेंगे, सीटिंग कब हुआ, कैसे हुआ, आइए देखा जाए। तो हम लोग अब बातें करते हैं इस प्रकार से, सीटिंग ऑफ सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक, और ये था फर्स्ट सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग, प्रथम बैठक। और फर्स्ट सीटिंग, प्रथम बैठक संविधान सभा का जो हुआ था, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग बातें करेंगे कि संविधान सभा के और बैठकें कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई, इसमें टेम्पोररी चेयरमैन, इसमें टेम्पोररी चेयरमैन यानी अस्थायी सभापति, चुन लिए गए, और इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्पोररी चेयरमैन, इनको टेम्पोररी चेयरमैन अस्थायी सभापति इसलिए कहा गया क्योंकि ऑलवेज के लिए ये नहीं चुने गए, सिर्फ एक सीटिंग के लिए, इसलिए इनको कहा गया टेम्पोररी चेयरमैन। अच्छा, शिवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करें शिवेंद्र जी, बोलिए, तुरंत एक्सप्लेन करें। शिवेंद्र जी प्लीज बोलिए, क्या एक्सप्लेन करना है। शिवेंद्र बोल रहे हैं कि सर अगर राज्यसभा है तो लोकसभा की क्या जरूरत। अच्छा शिवेंद्र जी समझिएगा, राज्यसभा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसी कारण से राज्यसभा की जरूरत पड़ी। समझिएगा, कभी भी इंडिया गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी के लिए अनाउंस किया, किस तरह से अनाउंस होगी, पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को जब रिकमेंड कर दिए तो फिर क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी अब प्रेसिडेंट अनाउंस करेगा। जस्ट आफ्टर अनाउंसमेंट होता है 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए।
सपोज कर लीजिए लोकसभा सिर्फ है, लोकसभा डिजॉल्व हो गया, तो उसी के साथ इमरजेंसी भी खत्म हो गई, क्योंकि 1 महीने के अंतर्गत इमरजेंसी पास होना चाहिए। एक ही हाउस से लोकसभा गायब हो गया तो इमरजेंसी तो अपने आप गायब हो गई, और जबकि गवर्नमेंट चाहती है इमरजेंसी की जरूरत है। तो ऐसे हालात में अगर राज्यसभा है, और जानते ही होंगे परमानेंट हाउस है राज्यसभा, ये कभी डिजॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे परिस्थिति में अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो फर्स्ट सीटिंग जो फिर से इलेक्ट होकर लोकसभा आएगी और फर्स्ट सीटिंग होगा, उसके फर्स्ट सीटिंग के बाद 1 महीने तक रहेगा। तो फर्स्ट सीटिंग के बाद 1 महीने के अंदर लोकसभा पास कर दिया तो आगे 6 महीने के लिए। अर्थात समझ जाइए, ऐसे हालात में यानी सिर्फ लोकसभा होता और परमानेंट नहीं है, डिजॉल्व हो सकता है कभी भी, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार जो व्यवस्था चाह रही है वो संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप समझ गए होंगे कि लोकसभा की जरूरत है। क्लियर? इतना ही नहीं, और भी बातें कई हैं, लेकिन आपके लेवल पर इतना सफिशिएंट है, अगर कहें तो और भी मैं बता दूं। देखिए, राज्यसभा को पावर दिया गया है कि स्टेट लिस्ट को मैटर को अगर राज्यसभा को समझ में आता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर हो गया है, तो अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि यह स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा, और यह बात कि स्टेट लिस्ट का कोई मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, और इसी के साथ इतना काम कर दिया तो बस उस स्टेट लिस्ट के मैटर पर अब लॉ मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ये पावर भी राज्यसभा को, इस तरह से ये सारी अधिकार शक्तियां जो राज्यसभा को हो, इनसे राज्यसभा का इंपॉर्टेंस है। एक कभी मत समझिए जब लोकसभा है तो राज्यसभा की जरूरत नहीं होगी, ये गलत नॉलेज। अब तो समझ गए होंगे, एक्सप्लेन हो गया। तो शिवेंद्र कुछ और, अच्छा शिवेंद्र का और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और किसी का नहीं है। तो पीडीएफ की जो बात कर रहे हैं, अभी मैंने कुछ समय पहले कहा चौकीदार अनमोल जी कि कुछ समय क्लास छूटने के बाद मैं तुरंत अभी स्पेशली बोलकर डलवाऊंगा। हालांकि दे चुका हूं लेकिन वो मिस कर गए होंगे, अभी मैं क्लास से निकलते ही डलवाऊंगा। जयप्रकाश जी का भी मोतिहारी से हैं जयप्रकाश जी, इनका भी मैं देख लूं। 389 मेंबर सिर्फ लिख रहे हैं। यस जयप्रकाश जी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जब भी पूछा जाएगा टोटल कितने थे, आपका जवाब 389 मेंबर्स। व्यास जी, सर ऑन विच बेसिस स्वच्छंद सचिदानंद, स्पेलिंग गलत लिखे हैं इसलिए स्वच्छंद, सचिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड। कुछ नहीं, सामान्य रूप से प्रेजेंट मेंबर अपने में से इलेक्ट कर लिए, सिंपल सी बात है, इसमें प्यास टेंशन लेने की बात नहीं। शिवेंद्र जी, अच्छा शिवेंद्र जी का जवाब हो गया। तो अब हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे सेकेंड सीटिंग की। आइए देखा जाए, अब हम लोग बातें करेंगे सेकेंड सीटिंग, यानी द्वितीय बैठक। और सेकेंड सीटिंग द्वितीय बैठक हुआ था, इसका डेट था 11 दिसंबर 1946। तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ, और इस बैठक के चेयरमैन इलेक्टेड हुए ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड सीटिंग। और इस प्रकार से देखा जाए तो अब हम लोग बातें करेंगे सेकेंड सीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन इलेक्टेड हुए, और इनको परमानेंट चेयरमैन कहा गया। इनको परमानेंट चेयरमैन इसलिए कहा गया क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी मात्र एक सीटिंग के लिए चेयरमैन इलेक्टेड नहीं हुए, ये ऑलवेज के लिए चेयरमैन इलेक्टेड हुए, हमेशा के लिए। सचिदानंद सिन्हा साहब एक बैठक 9 दिसंबर के लिए मात्र इलेक्टेड हुए, इसलिए इनको टेम्पोररी अस्थायी सभापति कहा गया। बट ये जो हुए राजेंद्र प्रसाद जी हमेशा के लिए, ऑलवेज के लिए, इसलिए इनको परमानेंट चेयरमैन कहा गया। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड सीटिंग में। ये सेकेंड सीटिंग यानी द्वितीय बैठक में परमानेंट चेयरमैन इलेक्टेड हुए, तो इनको कहा गया राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट।
सेकेंड सीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इसमें अलग समय दिखा दूं, ये परमानेंट चेयरमैन, परमानेंट चेयरमैन परमानेंट चेयरमैन यानी कहा जाएगा अस्थायी सभापति, स्थायी सभापति। तो स्थायी सभापति परमानेंट चेयरमैन इलेक्टेड हुए और ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन। ये परमानेंट चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। और इसी सीटिंग में परमानेंट वाइस चेयरमैन, परमानेंट वाइस चेयरमैन अस्थायी उपसभापति इलेक्टेड हुए और अस्थायी उपसभापति का नाम था एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी ये परमानेंट वाइस चेयरमैन। और परमानेंट एडवाइजर अर्थात स्थायी सलाहकार, स्थायी सलाहकार निर्वाचित हो गए। इनका नाम था वी.एन. राव। वी.एन. राव ये स्थायी सलाहकार। तो इस प्रकार से ये स्थायी सभापति राजेंद्र प्रसाद, स्थायी उप सभापति एच.सी. मुखर्जी और स्थायी सलाहकार वी.एन. राव, बेनेगल नाथ राव इलेक्टेड हो गए। ये सभी सेकेंड सीटिंग में और सभी अस्थायी हैं, ये सभी परमानेंट। आइए देखा जाए तो हम लोग बातें अब करते हैं फर्स्ट सीटिंग में क्या हुआ। फर्स्ट सीटिंग जो हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स काफी नाराजगी दिखाए, एक भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी इलेक्शन जो हुआ उसमें कांग्रेस की स्थिति मुस्लिम लीग से काफी बेटर, काफी अच्छी थी, इसलिए मुस्लिम लीग को काफी ईर्ष्या हुआ, विरोध प्रदर्शन किया इलेक्शन के आफ्टर। और आईएनसी के मेंबर मुस्लिम लीग के मेंबर को काफी समझाने का प्रयास किए, काफी समझाए और मामला शांत हो गया। तो फिर कांग्रेस को लगा कि अच्छे ढंग से ये लोग हेल्प करेंगे आगे के सीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करने में, मामला शांत हुआ। बट थोड़े समय के लिए शांत, ऑलवेज उनके अंदर नाराजगी, गुस्सा बनी रही और इस प्रकार से फर्स्ट सीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सेकेंड सीटिंग हुआ, इसमें भी मुस्लिम लीग के एक भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किए, जबरदस्त विरोध किए। इस प्रकार से यह विरोध प्रदर्शन इनका चलता रहा। लेकिन आपसे अगर पूछा गया क्वेश्चन, क्या मुस्लिम लीग इस तरह से विरोध करता रहा तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की सीटिंग व्यर्थ, बेकार चला गया? तो आपका जवाब होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की सीटिंग व्यर्थ नहीं गई, बेकार नहीं गई। मुस्लिम लीग विरोध प्रदर्शन जरूर किए, बट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करते थे सीटिंग में, वो पूरी ईमानदारी, पूरी नेशनलिटी, देशभक्ति के साथ ईमानदारी से काम कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की सीटिंग व्यर्थ नहीं गई। ये लोग अपना काम किए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इस तरह से काम करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने डिसीजन लिया था इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तैयार करना। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने दिया किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी दिया गया।
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव जो तैयार किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया, इन्होंने उस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को अनाउंस भी किया। तो 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर के सामने अनाउंस किया, पढ़ सुनाया, अर्थात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब इन्होंने पढ़ सुनाया, अनाउंस किया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सभी मेंबर को बड़ी खुशी हुई और तालियों के से सम्मान किया। ये तालियों की आवाज, ये गड़गड़ाहट, ये लोगों की खुशी, असेंबली के मेंबर की खुशी, सभी लोगों की खुशी, ये मुस्लिम लीग को देखा नहीं गया। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि आखिर इसमें था क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार करने की जिम्मेदारी दिया, तो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वास्तव में बातें क्या दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो नेहरू जी ने व्यवस्था किया, ब्रीफली संक्षिप्त रूप में बस उन्हीं बातों को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन किया था, लिखा था, जो फ्यूचर में, भविष्य में भारत के संविधान में करोड़ों भारतीयों के लिए व्यवस्था देनी थी। तो फ्यूचर के भारत के लिए, भविष्य के भारत के लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था होगी, भविष्य में भारतीय लोगों के लिए किस तरह का भारत का संविधान होगा, कैसा हमारा संविधान रूपरेखा, उन्हीं बातों को मेंशन किए थे। तो लंबे समय गुलामी के बाद अब भारत के लोगों को यह देखने सुनने को मिल रहा है कि भविष्य के भारत जो होगा, इतना अच्छा संविधान, ऐसी व्यवस्था, इसलिए असेंबली के मेंबर और अन्य लोगों को भी खुशी हुआ और तालियों से सम्मान किए। ये खुशी, ये तालियों की आवाज मुस्लिम लीग को अच्छा नहीं लगा और मुस्लिम लीग 13 दिसंबर 1946 को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। भयंकर विरोध प्रदर्शन जब हुआ, मुस्लिम लीग का रिएक्शन गड़बड़ रहा, तो रिएक्शन इधर से भी गड़बड़ रहा और काफी मारपीट हो गया। जब काफी मारपीट जगह जगह हो रहा है, तो जगह जगह ब्लड, घायल, डेड बॉडी भी पड़े हैं इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इस समय जब खबर मिलने लगे, तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सीनियर मेंबर थे, इन्होंने सोच लिया कि अब शांति जरूरी है और आईएनसी के सीनियर मेंबर का स्टेटमेंट आने लगा, शांति जरूरी है, भले ही विभाजन हो जाए। तो ये जब स्टेटमेंट आया आईएनसी का कि शांति जरूरी है, भले ही विभाजन हो जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन, विभाजन चाहती थी, लेकिन इसके विभाजन में रुकावट आईएनसी था, क्योंकि उसी समय जब कैबिनेट मिशन आया था, तो मुस्लिम लीग ने डिमांड किया इंडिया के लिए सेपरेट असेंबली एंड पाकिस्तान के लिए सेपरेट। तो भारत पाकिस्तान विभाजन की मांग मुस्लिम लीग कर चुका था, बट इस मांग, इस विभाजन का रुकावट आईएनसी था, क्योंकि आईएनसी ही विरोध किया। तो जो विभाजन का विरोध किया, अब वही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बोल रहे हैं शांति जरूरी है, भले ही विभाजन हो जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सच्चाई समझ गई कि अब डिवीजन, विभाजन का जो हम अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर अब मिल चुका है, ये काम जल्दी ही कर लेना चाहिए। बस इस मौके का फायदा लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट सच्चाई समझ गई कि इंडिया पाक डिवीजन का जो प्लान तैयार करना है, भारत पाकिस्तान विभाजन की जो योजना तैयार करना है, यह प्लान, यह योजना सिंपल नहीं है, यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है। और हर गवर्नमेंट अपने ऑफिसर को जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी। उस समय इंडिया में जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड वावेल। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, बहुत ही चालाक था, समझ गया कि इंडिया पाक डिवीजन का वर्क जो है वो सिंपल वर्क नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। और ये भी समझ गया कि इस काम के लिए इंडिया में जो गवर्नर जनरल है वो वेल क्वालिफाइड पर्सन नहीं, योग्य व्यक्ति नहीं, इसलिए इनके जगह एक न्यू गवर्नर जनरल अपॉइंट करके इंडिया भेजा
और इनका नाम क्या था, कौन था इस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, ये सारी बातें हम लोग देख लें। तो एक चीज देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर आपसे पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा एडॉप्टेड कब हुआ, तो आपका जवाब ये होगा 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड हुआ बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट बातें, इंडिया पाक डिवीजन के टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और ये था क्लीमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। और इस समय गवर्नर जनरल जो न्यू अपॉइंट होकर आया, न्यू गवर्नर जनरल अपॉइंटेड होकर आया, इसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल था, न्यू गवर्नर जनरल अपॉइंटेड होकर आ गया। एक बात और मैं आपसे बता दूं, यूपीपीसीएस से यहां क्वेश्चन पूछा है कि लॉर्ड माउंटबेटन न्यू गवर्नर जनरल अपॉइंटेड होकर इंडिया कब आया, आपका जवाब होगा मार्च 1947। तो यूपीपीसीएस से क्वेश्चन पूछा है लॉर्ड माउंटबेटन अपॉइंटेड होकर गवर्नर जनरल इंडिया के लिए कब आया, जवाब मार्च 1947। और अब हम लोग बातें करेंगे, मार्च 1947 में दिल्ली इंडिया आ गया और इसको जिम्मेदारी मिला था इंडिया पाक डिवीजन का एक प्लान, एक योजना तैयार करना। तो इसने इंडिया पाक डिवीजन का एक प्लान, एक योजना तैयार किया और इस प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन अब अपना रिपोर्ट दिया। अर्थात कैसे, इंडिया में मुस्लिम लीग के सीनियर लीडर से इसने डिस्कस मीटिंग किया। इसी प्रकार से देखा जाए तो यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से इसने पर्सनली मीटिंग किया, डिस्कस किया। अब सब कुछ डिस्कस मीटिंग करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदारी मिला था इंडिया पाक डिवीजन का प्लान तैयार करना। तो इसने क्या किया, इंडिया पाकिस्तान डिवीजन का एक प्लान तैयार किया और उस प्लान को रिपोर्ट के रूप में दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्लीमेंट एटली गवर्नमेंट को। तो ये अपना रिपोर्ट दिया था, ये समय था लॉर्ड माउंटबेटन अपना रिपोर्ट दिया, ये समय था 3 जून 1947। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अपना रिपोर्ट दे दिया और इनके रिपोर्ट आने का इंतजार ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इनका रिपोर्ट आते ही इमीडिएट कैबिनेट का सिटिंग कॉल किया, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाया और इसने एक बिल फ्रेमिंग किया कैबिनेट के सिटिंग में और उस बिल को दोनों हाउसेस से पास करवाया, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। जब दोनों से पास हो गया तो बस वहां पर सिग्नेचर राजा रानी का होता है, सिग्नेचर हो गया, एक्ट बन गया। और इसी के साथ देखा जाए तो ये एक्ट का नाम पड़ा, ये एक्ट था
एक तैयार हो गया 18 जुलाई 1946-7, और ये एक्ट तैयार हो गया 18 जुलाई 1947 को। एक्ट का नाम पड़ा इंडिपेंडेंट एक्ट, और ये इंडिपेंडेंट एक्ट यानी हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता अधिनियम। और ये अधिनियम तैयार हो गया 18 जुलाई 1947 को। इसी एक्ट के बेसिस पर इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। शायद आप लोग जानते होंगे 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ कौन? पाकिस्तान। एंड 15 अगस्त 1947 को कौन आजाद हो गया? इंडिया। तो इस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, भारत पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया। और इस प्रकार थोड़ा सा पानी दे देंगे। तो इंडिया पाक का डिवीजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। और भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, इंडिया पाक का जो डिवीजन हुआ, इसको कमीशन आपसे क्वेश्चन ये करता है, कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है इंडिया पाक का जो डिवीजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, हम आप लोगों से बातचीत करते हुए पढ़ाते हुए मार्कर को काफी प्रेशर दिया और मार्कर को 2 टुकड़े कर दिया। तो मार्कर को काफी प्रेशर देकर के मैंने 2 टुकड़े कर दिया, और अब आपसे 2 टुकड़े जो कर दिया, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मार्कर को जो 2 टुकड़े किया गया, मार्कर को 2 टुकड़े मैंने कर दिया और 2 टुकड़े करके यहीं पर रख कर हम चले गए। तो मान लीजिए आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और काफी प्रेशर दिया, इस मार्कर को 2 टुकड़े कर दिया, और आपके सामने ही मार्कर 2 टुकड़े करके यहीं टेबल पर रखकर क्लास ओवर हुआ 11 बजे, मैं चला गया। कल को जो क्लास अरेंज हुआ, कोई भी टीचर आए जिस किसी सब्जेक्ट से, आपसे बात करते हुए तुरंत पूछे इस मार्कर को 2 टुकड़े किसने किया और कब किया, तो निश्चित रूप से नाम एक व्यक्ति का बताएंगे। पॉलिटी के टीचर डॉक्टर एस.एल. सिंह ने तोड़ा है, और डेट भी एक बताएंगे, आज ही का डेट। तो डेट भी एक बताए, 2 टुकड़े हुआ, जो 2 टुकड़े टीचर किया उस टीचर का नाम एक बताए डॉक्टर एस.एल. सिंह, और डेट भी एक बताए, आज का डेट। आप बताइए, जिस तरह से एक मार्कर को 2 टुकड़े किया गया, तो डेट आपने एक बताया। बस एक ही कंट्री के 2 टुकड़े किए गए, तो यहां पर 2 डेट होने का कारण क्या था? यूपीएससी, एसएसबी में, सीएपीएफ इंटरव्यू, पीसीएस कई बार इस पर पूछा है कि कारण क्या था, आखिर एक ही कंट्री के 2 टुकड़े हुए, तो 2 डेट होने का रीजन क्या था, 2 तारीख होने का कारण क्या था? कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे? जो जवाब देना चाहें वो अपनी बातें लिख सकते हैं, और क्या जवाब देना चाहेंगे नहीं। आइए हम लोग देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। देखिए, आप जो ये बातें सोच रहे हैं, जैसे एक मार्कर के 2 टुकड़े किए गए, डेट एक है, एक ही कंट्री के 2 टुकड़े किए गए, तो 2 डेट होने का कारण क्या था? आप कमीशन को जवाब दीजिए। इसका कारण जो था ज्योग्राफिकल था, भौगोलिक था। तो इसका रीजन ज्योग्राफिकल था, कारण भौगोलिक था, और आगे एक्सप्लेन कीजिए। अगर कमीशन यहीं तक सेटिस्फाई है, कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन पूछता है, आगे दीजिए। अब बताइए, इंडिया पाकिस्तान दोनों के लोकल स्टैंडर्ड टाइम, भारत पाकिस्तान दोनों के स्थानीय मानक समय में उस समय 30 मिनट्स के डिफरेंस थे, और ये डिफरेंस आज भी है। तो भारत पाकिस्तान दोनों के स्थानीय मानक समय, दोनों के लोकल स्टैंडर्ड टाइम में 30 मिनट्स के डिफरेंस थे, आज भी है। और हमारे समय से 30 मिनट्स उनका बिफोर समय था। यानी मान लीजिए हमारे यहां दिन को 11 बजा है, तो वहां पर 10:30 बजा होगा। हमारे यहां 12 बजा है, वहां 11:30 बजा होगा, तो हमसे आधे घंटे बिफोर है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोकल स्टैंडर्ड टाइम, दोनों के स्थानीय मानक समय में 30 मिनट्स के डिफरेंस थे। और ये काम
14 अगस्त को डिसाइड हुआ करने का। इंडियंस पब्लिक और इंडियंस लीजर का यह कॉन्सेप्ट था, एक अवधारणा थी कि स्वतंत्रता की शुरुआत न्यू डे से हो, शुरुआत ही स्वतंत्रता का नए दिन से हो। और आप समझ सकते हैं न्यू डे नए दिन का शुरुआत कब होता है? न्यू डे नए दिन का शुरुआत होता है मिडनाइट 12 बजे के जस्ट बाद ही। तो स्वतंत्रता का शुरुआत होता है, स्वतंत्रता का शुरुआत होगा, पब्लिक का कॉन्सेप्ट था, हमारे लीडर का भी कॉन्सेप्ट थे कि न्यू डे नए दिन से ही शुरुआत हो, क्योंकि लंबे समय की गुलामी के बाद यह अवसर मिला था। तो सभी की यह तमन्ना थी, इच्छा थी, आकांक्षाएं थी कि नए दिन से ही शुरुआत हो। ये संभव कब है? जब ये काम मिडनाइट 12 बजे हो। आप जानते होंगे मिडनाइट 12 बजे रात्रि को आप मोबाइल टेबल पर रख के सो गए, 12:01 भी हुआ तो डे एंड डेट चेंज हो चुका है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था कि न्यू डे नए दिन से शुरुआत हो स्वतंत्रता की, इसलिए यह सोचा गया कि यह काम मिडनाइट 12 बजे शुरू होगा, तभी ऐसा संभव है। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंट एक्ट स्वतंत्रता अधिनियम के जो पेपर थे, उस पेपर को हाथों में लेकर और कैपिटल दिल्ली में यह काम शुरू करने जा रहा है। तो यह काम जो शुरू करने जा रहा है ये कब? 14 अगस्त को मिडनाइट अर्धरात्रि 12 बजे। अब समझिएगा, जब दिल्ली भारत में 12 बजा है रात्रि को, तो पाकिस्तान में क्या बजा होगा? आप क्या बताएंगे? 11:30, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि भारत के समय से 30 मिनट उसका समय बिफोर है। तो मिडनाइट 12 हमारा यहां बजा था, निश्चित रूप से वहां 11:30। अब इस काम को करने में लॉर्ड माउंटबेटन को एक्ट में पेपर में जो बातें मेंशन थी, लिखी गई थी, वो इतना ज्यादा नहीं था जो कई घंटों लगे, मुश्किल से 7 से 8 मिनट, थोड़ी सी बातें एक्ट में थी। तो 1 मिनट भी 12 बजे के बाद बढ़ेगा। 14 अगस्त की बात है, 12 बजे रात्रि को 1 मिनट भी काम करने में टाइम बढ़ा तो इंडिया का डेट क्या होगा? 15। 8 मिनट टाइम लगा, यानी इंडिया का डेट क्या हो गया? 15 अगस्त। इस 8 मिनट को पाकिस्तान के समय में प्लस कर दीजिए, तब भी 11:38 हो रहा है, यहां 12 भी नहीं बजा। तो पाकिस्तान में काम हो गया इंडिया पाक डिवीजन, बट पाकिस्तान के समय के अकॉर्डिंग 12 नहीं बजा, इसलिए पाकिस्तान का डेट रह गया 14 अगस्त और इंडिया का डेट क्या हो गया? 15 अगस्त। तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने शुरू में ही बताया कि इसका रीजन ज्योग्राफिकल था, इसका कारण भौगोलिक था, और इसी भौगोलिक कारण से आप दोनों का डेट आपने देखा अलग अलग। इस प्रकार से अब इंडिया पाक डिवीजन हो गया, जो सीमा के उधर चले गए पाकिस्तानी, हम लोग इधर रहे हिंदुस्तानी। तो अब डिवीजन होने के बाद असेंबली ने आगे क्या किया देखिए। तो इधर आफ्टर डिवीजन भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर थे जो इधर रह गए, वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो उधर चले गए वो पाकिस्तानी। तो आफ्टर डिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आफ्टर डिवीजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या अब कितनी बची? 299, इतने मेंबर्स। तो भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 299। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है लोअर पीसीएस यूपी में, और यह क्वेश्चन एक बार ये एलडीसी के एग्जाम में भी पूछा गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो विभाजन के पश्चात कितने मेंबर बचे, अब ये समझना है, हो गया जवाब। लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा दूं। जैसे बिफोर फ्रीडम का असेंबली के मेंबर का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो उसमें बोला था कितने इलेक्टेड, इसमें टोटल इलेक्टेड 229, इतने मेंबर निर्वाचित यानी इलेक्टेड, और शेष कितने बच गए? ये 70। तो 70 मेंबर
नॉमिनेट। अब कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी? आपका जवाब होगा, यही जवाब होगा 299। और पूछा जाएगा कि भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात जो सदस्यों की संख्या थी उसमें कितने नॉमिनेटेड थे? हो गया जवाब। कितने इलेक्टेड थे? ये भी जवाब हो गया। और शुभेंदु का जरा प्रॉब्लम देख लें इनका। सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट कश्मीर ऑन दिस पीरियड। शुभेंदु, आप कश्मीर पर हम एक्सप्लेन करें डिटेल तो कम से कम 1.5 घंटे समय चाहिए। और दूसरी चीज, जो अन्य टीचर पढ़ाते हैं कि कहीं यूनियन टेरिटरीज या राज्य पढ़ा रहे हैं, 10 मिनट चर्चा कर दिए। मेरे क्लास में ये जम्मू कश्मीर पर डिटेल एक सेपरेट टॉपिक के रूप में मैं पढ़ाता हूं, एक लेक्चर के रूप में। तो बहुत सारे टीचर हैं जो 10 मिनट 5 मिनट कभी जम्मू कश्मीर पर कर दिया, अलग से टॉपिक पढ़ाते ही नहीं जम्मू कश्मीर को। लेकिन मैं सेपरेट टॉपिक, सेपरेट नोट्स आपको दूंगा, सेपरेट डिस्कस। और शुभेंदु, पढ़ाने के बाद इस बात की गारंटी देता हूं, जरा भी कोई जम्मू कश्मीर से कंफ्यूजन नहीं। आपको वो ताकत दे दूंगा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कि कोई भी एडवोकेट, कोई भी नेता आपको गुमराह नहीं करेगा, किसी को भी समझाने में सक्षम होंगे, इतने क्लियर होंगे। तो डेली डेली हर 4 दिन के बाद जम्मू कश्मीर पे बात किया जाए कोई मतलब नहीं। मैं 2-4 मिनट बात नहीं करूंगा, डिटेल टॉपिक। आज आप बात करें कि प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन कीजिए, प्रेसिडेंट खुद ही एक टॉपिक है, डिटेल डिस्कस करूंगा। पार्लियामेंट पे एक्सप्लेन कीजिए, पार्लियामेंट टॉपिक है। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कीजिए, सब पढ़ाऊंगा, आगे आएगा। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर की बात कर ही दिया तो 2-4 मिनट शुभेंदु बता ही दूं, लेकिन आप चिंता न कीजिए, आपको इतना डिटेल सुनाऊंगा कि आप गुमराह नहीं, दूसरे को नॉलेज देंगे, इतना क्लियर होंगे। बट शुभेंदु, बहुत अच्छा, जो आपकी जिज्ञासा है, आपके दिमाग में प्रश्न आया जो आपने एक्सप्लेन करने को पूछा, तो थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं और डिटेल हम लोग बातें करेंगे, नोट्स भी आपको दूंगा जब पढ़ाऊंगा, समझिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, एक देशी रियासत था। आपके कंट्री में काफी प्रिंसली स्टेट थे, उसी तरह से एक जम्मू कश्मीर भी था। और उस जम्मू कश्मीर के किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे। बट 20 अक्टूबर 1947 की बात है। तो 20 अक्टूबर 1947 की बात है, जम्मू कश्मीर पर पाक सपोर्टेड कबीलाइयों की अटैक हुआ। तो पाक सपोर्टेड कबीलाइयों का जब अटैक हुआ जम्मू कश्मीर पर, तो जम्मू कश्मीर के राजा उस समय हरि सिंह थे। अब राजा हरि सिंह के सामने 3 ऑप्शन दिखने लगा, 3 विकल्प दिखने लगा। नंबर फर्स्ट कि जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट हो। नंबर सेकेंड कि जम्मू कश्मीर को भारत में मर्ज विलय कर दें। नंबर थर्ड ऑप्शन था पाकिस्तान में विलय करना। तो राजा हरि सिंह सोचने लगे उन्हें क्या करना चाहिए। हरि सिंह को सोचने का लंबा अवसर नहीं मिला, क्योंकि पाक सपोर्टेड कबीलाइयों का जो अटैक हुआ तो सोचने का लंबा अवसर नहीं मिला। और राजा हरि सिंह को शायद मेरे ख्याल से भारत ही ऑप्शन अच्छा लगा। स्वतंत्र रहना इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि हरि सिंह समझ गए हमारे पास सैन्य बल की कमजोरी है। उनके पास सैन्य बल की कमजोरी थी। स्वतंत्र कोई तभी रह सकता है जब दुश्मन को मार पीट के पराजित करने की क्षमता रखता हो, अदरवाइज स्वतंत्र रहना संभव नहीं। तो राजा समझ गए कि सैन्य बल नहीं है, हम दुश्मन पाक सपोर्टेड कबीलाइयों का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब 2 ऑप्शन बचे, या तो पाकिस्तान में विलय किया या भारत में। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए और हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से रिक्वेस्ट किए कि प्रधानमंत्री जी, हमारे ऊपर बहुत बड़ी संकट आ गई है। संकट यही इन्होंने बताया जो पाक सपोर्टेड कबीलाइयों का अटैक मैंने बताया। और जैसे ही ये बातें बताए, हमारे प्रधानमंत्री ने एश्योरेंस आश्वासन दिया, महाराजा हरि सिंह आप टेंशन न लीजिए, आपको फुल सिक्योरिटी हमारी सरकार देगी। तो मैंने अभी कहा कि शायद हरि सिंह को भारत अच्छा लगा, इस आधार पर कहा क्योंकि हरि सिंह इस्लामाबाद सहयोग के लिए नहीं गए, जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए। इस आधार पर मैंने कहा कि हरि सिंह को भारत अच्छा लगा, यही कारण था। अब देखिए, हरि सिंह यानी जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की। बट
कार्रवाई से पहले प्रधानमंत्री समझ गए कि अगर इसी तरह से सेना भेजकर इनको सुरक्षा दें तो क्या भरोसा कल को राजा हमारे एहसान को बदल जाए और फिर हमारे इनको सुरक्षा देने में कई सैनिक शहीद भी तो हो सकते हैं। तो एक तरफ हमारे सैनिक शहीद भी हों सुरक्षा देने में और दूसरी तरफ हमारे भारत के एहसान को भूल जाए, इसलिए ऐसे हम सेना को न भेजें, पहले सारे टर्म कंडीशन अच्छे से बातें कर लें। और हमारे प्रधानमंत्री और नेहरू जी में बहुत सारी बातें हुई। 26 अक्टूबर 1947 को फाइनल दोनों लोगों में सिग्नेचर हुआ और इस प्रकार से हमारी बहादुर सैनिक गए और पाक सपोर्टेड कबीलाइयों को मार गिराकर बिल्कुल जम्मू कश्मीर में शांत कर दिए। और इसी के साथ 370 के अंडर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो स्पेशल स्टेटस क्या क्या दिया गया, जब मैं पढ़ाऊंगा सारी बातें डिटेल सुनाऊंगा। शुभेंदु जी बिल्कुल टेंशन न लीजिए, 370 में क्या क्या व्यवस्था, सारी बातें डिटेल और नोट्स में भी आपको प्रिंटेड मिलेगा। ठीक है, तो विकास सिंह कुछ कह रहे हैं, सर आपका फेस नहीं दिख रहा है। अब बताइए विकास जी, मैं दिख रहा हूं? अगर दिख रहा हूं तो यस, नहीं दिख रहा हूं तो टेक्निकल कोई दिक्कत होगा, मैं अभी सुधरवा दूंगा। अब बताइएगा विकास जी कि मैं आपको दिख रहा हूं। मेरा कद तो बहुत छोटा है विकास जी, लेकिन फेस तो दिख रहा होगा। अगर विकास जी दिख रहा हो तो यस लिखें आप अपने कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा। दिख रहा हूं विकास? नहीं दिख रहा हूं, कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए कमेंट करेंगे, समझ में आएगा। तो आप लोग समझ गए जेएनके के बारे में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, चिंता न कीजिए। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बातें करेंगे। ये देखा कि भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात हमारे पास 299 सदस्य भारत में बचे, तो इस प्रकार से, और बाकी सब उधर गए। तो आपसे कल को यह पूछा गया कि कितने मेंबर भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात कितने मेंबर पाकिस्तान गए, तो आपका जवाब क्या होगा समझिएगा। आपका जवाब इस तरह से, टोटल मेंबर मैंने बताया था कितना, 389, और 299 भारत रह गए। तो वहां कितने गए माइनस कर दीजिए, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यानी अगर आपसे पूछा गया कि कुल सदस्यों की संख्या में से कितने पाकिस्तान गए, अब आपके पास जवाब हो गया 90। भारत में कितने बचे, आपका जवाब होगा 299। क्लियर हो गया। अब देखिए 299 जो मेंबर बचे ये भारत में, ये लोग सच्चे देशभक्त थे। यानी इन संविधान सभा सदस्यों को आज हम भारतीय जो हैं, हमारी आपकी उन्हें चिंता थी। उन्होंने क्या सोचा, एक बहुत अच्छा फ्यूचर के भारत के लिए, भविष्य में भारत के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संविधान तैयार करना है। और इसी थिंकिंग के साथ इन्होंने क्या सोचा, इसी थिंकिंग के साथ इन्होंने सोचा कि समग्र रूप से, यानी ऑन दी होल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करेगी तो संभव है अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। यानी 299 सदस्यों ने एक मत से, एक सहमति से सोचा कि जो जो महत्वपूर्ण मुद्दे, महत्वपूर्ण टॉपिक विषय हैं हमारे देश के लोगों के लिए, उनके लिए सेपरेट कमेटी सेटअप किया जाए। तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके लिए अलग से समिति सेटअप किया जाए और उस समिति को जिम्मेदारी दिया जाए कि वो विचार करे, थिंकिंग करे, और फिर थिंकिंग करके, विचार करके असेंबली के मेंबर के सामने अपने विचार देगी, फिर असेंबली विचार करेगी। तो भविष्य के लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग देने में सक्षम होंगे, कोई डिफेक्ट, कोई दोष नहीं रहेगा। आप सभी लोग सोच सकते हैं कितने सच्चे देशभक्त, हमारे समाज के लोगों के लिए कितनी इन्हें चिंता थी कि इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए कितना टेक्निकली इन्होंने सोचा कि कोई डिफेक्ट न रहे। और ध्यान दीजिए, इसके लिए फिर इन्होंने सेपरेट कमेटी सेटअप किया। कमेटी किस प्रकार से सेटअप किया देखिएगा। ये कमेटी, ये मैं एक तरफ लिख रहा हूं नेम ऑफ कमेटी, ये नेम ऑफ कमेटी, यानी हिंदी में आप कहेंगे समितियों के नाम। और ये नेक्स्ट कहेंगे चेयरमैन।
यानी सभापति। तो किसी भी समिति का सभापति कौन, इस पर बातें करेंगे। नंबर फर्स्ट कमेटी, संघ शक्ति समिति। यानी यूनियन पावर कमेटी। और यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट कमेटी का नाम संघ संविधान समिति। और संघ संविधान समिति के हेड का नाम यही, यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। हेड वही बता ही चुके हैं। नेक्स्ट कमेटी, राज्यों के लिए समिति। कमेटी फॉर स्टेट। और इसके भी हेड यही पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद करने में आसानी हो, इसी तरह से नोट्स में भी मैंने जो जो कमेटी के हेड एक व्यक्ति एक साथ रखा है, आपको लर्न करने में सुविधा हो। और नेक्स्ट कमेटी की बात हम लोग करते हैं, फोर्थ कमेटी। ये कमेटी होगी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कमेटी। एंड माइनॉरिटीज कमेटी यानी हिंदी होगा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट कमेटी थी, नेक्स्ट कमेटी इसके बाद फिफ्थ, ये प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी अर्थात इनके भी हेड वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन दोनों कमेटी के हेड यही। नेक्स्ट कमेटी सिक्स कमेटी। और सिक्स कमेटी ये होगी स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति। संचालन समिति। नेक्स्ट कमेटी संचालन समिति। और नेक्स्ट होगी सेवेंथ, ये होगी रूल एंड प्रोसीजर कमेटी। रूल एंड प्रोसीजर कमेटी।
और रूल एंड प्रोसीजर कमेटी का हेड, इनके हेड, ये स्टीयरिंग कमेटी के हेड, संचालन समिति के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रूल एंड प्रोसीजर कमेटी के हेड, यही नियम प्रक्रिया समिति, हिंदी होगा नियम प्रक्रिया समिति, नियम और प्रक्रिया समिति। और नियम प्रक्रिया समिति के हेड भी वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट कमेटी यानी ये ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का हिंदी होता है प्रारूप समिति। तो इस तरह से कमीशन यहां से प्रश्न कैसे किया है उसको देखिए। सीपीयू में यहां पर क्वेश्चन किया गया है, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी का हेड कौन था? आपके सामने क्लियर है, राजेंद्र प्रसाद। और यहीं से क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कमेटी का हेड कौन था? आपका जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीजीएल में ही पूछा गया है ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? आपका जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन सीडीएस और सिविल सर्विस पीसीएस आईएएस में कैसे क्वेश्चन पूछा है उसको दिखा दें। एक तरफ कमेटी के नेम और दूसरी तरफ उनके हेड, 5 कमेटी दिया था और दूसरी तरफ उनके हेड का नेम, और एबीसीडी 4 ऑप्शन मैच करने को। यानी कमेटी के सामने जो हेड का नेम दिया था वो मैच नहीं था, 4 सेट एबीसीडी दिया था मैच करने को। तो देगा इस तरह से यूनियन पावर कमेटी संघ शक्ति समिति, हेड का नाम दे दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट दिया प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, हेड का नाम दे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट दिया स्टीयरिंग कमेटी, हेड का नाम दे दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से उल्टा सीधा चेयरमैन, 4 सेट एबीसीडी दिया था, कौन सा सेट मैच है? तो सभी कमेटी का एग्जैक्ट नेम याद है, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। जितने कमेटी के एक हेड हैं एक साथ मैंने लिखा है, आसानी से कर सकते हैं। मिस्टेक मिस होता है, भूल, तो आप रफ कॉपी पर एक आध बार राइटिंग करके प्रैक्टिस कर लें, सबसे बढ़िया याद करने का एक तरीका है बस। तो आईएएस का भी क्वेश्चन आप मैच कर लेंगे, सीडीएस का भी कर लेंगे, पीसीएस और एसएससी जो करना है वो तो आसानी से कर ही लेंगे। तो सर जी जूम सुविधा ये क्या लिखे हैं, है क्या? प्लीज कुछ दिख नहीं रहा है। तो योगी विजय सिर्फ आप ही का दिक्कत है, बाकी सभी लोगों का तो सही है, बाकी सभी का सही है, अच्छा चल रहा है। तो पर्सनली आपका मोबाइल में कोई दिक्कत होगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें जितने भी कमेटी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी पर स्पेशली हम लोग बातें करेंगे इस प्रकार से। एक कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति सेटअप हुई थी। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। यह टाइम 29 अगस्त 1947 को। मैंने अभी बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक कमेटी, सभी 8 कमेटी में एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कंप्लीट इसके ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्कस करना जरूरी है। तो आइए देखा जाए, जो प्रारूप समिति परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करें। योगी जी प्लीज थोड़ा
बता बता लिखो सर। क्या बता के बताइए योगी, बताइए क्या बता के लिखें योगी, जल्दी बोलिए क्या बता के लिखें। सब कुछ तो बता रहे हैं योगी। मैंने अभी बताया कि जितने भी कमेटी हैं, जो सारे कमेटी को बताए थे, लिखे थे, उसमें लास्ट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने बताया, जिसके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। वो कमेटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्पेशली उनके विषय में डिटेल डिस्कस करना जरूरी है। अब बताइए क्या बताना बाकी रह रहा है योगी जी, जल्दी बोलिए, कुछ बाकी तो नहीं। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी पर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम हो गया है, तो आज क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड बाय एंड टेक केयर।